बेटा भी खोया, एक सम्मान देखने का भी मौका नहीं मिला। और क्या हम इतना बदनसीब हैं जो अपने बेटे का सम्मान भी हाथ में लेके एक बार देख नहीं सकते। ये दर्द है बहुत। कुछ नहीं चाहिए एक माँ बाप के लिए। मैं खास करके तो अपने लिए बोलूँगी, मुझे तो मेरा अंशुमान चाहिए। मैं आज भी 19 तारीख में ही बैठी हूँ। मुझे अभी महसूस हो रहा है कि 1 साल हो गया। मैं नींद नहीं आती है तो नींद की दवाई खाती हूँ। मैं उठ जाती हूँ, अगर 12-1 बजे भी सोती हूँ तो 2:30 बजे 2 बजे नींद खुल जाती है। मैं कोशिश करती हूँ, नहीं नींद आती है तो दवाई खाती हूँ, पर मैं सो नहीं पाती हूँ। शहीद अंशुमान सिंह की माताजी भी हमारे साथ हैं। सबने देखा होगा जब कीर्ति चक्र मिल रहा था पत्नी को, तो साथ में आप भी थी। तो वो हाथ लगाने, राष्ट्रपति जी को बुलाने, फिर कीर्ति चक्र लेने, नहीं लेने, छीनने, झपटने, ये तमाम तरह की बातें मीडिया में हैं। क्या है सच्चाई? छीनने झपटने जैसी कोई बात नहीं। ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उनके अंदर क्या डर था कि इशू बनाई, पर मैं एक फौजी की बीवी हूँ, मुझे पता है कि क्या उनका राइट है और मेरा क्या राइट है। मेरा वो बेटा थे, मेरा यही राइट था। जो उनका है उनका राइट है, तो मुझे लेने का या छीनने का कोई इरादा नहीं। उनको जो डर होगा वो इशू बनाई है। रही बात चक्रा की, उससे बड़ा सम्मान एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा होता है कि इतना बड़ा काम और इतना बड़ा सम्मान मिला है। 5 महीने वो आपकी बहू रहीं, लगभग 5 महीने से ज़्यादा भी हैं वो। लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है, एक दुख, एक दर्द, एक इस तरह की परिस्थितियां जो सामाजिक रूप से शोभा नहीं देती हैं, वो सामने आ रही हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन जिम्मेदार है। मैं अपना राइट रख रही हूँ, उनको भी अपना राइट रखना चाहिए कि क्यों उनको डर है, क्या चीज़ से डर है। वो क्या अगर हमारे टच में रहेंगी तो क्या डर है कि टच में भी नहीं रह रही हैं। हमें बस इतना ही तकलीफ़ था। और रही बात बेटे के सम्मान का, शेयर करती तो अच्छा होता, ये दर्द है। बाकी उनका डर क्या भय है हमसे, और हम कैसा व्यवहार करते थे वो खुद ही बताएंगे अगर आप पूछेंगे तो कीर्ति चक्र आप देख भी नहीं पाई थी ठीक से? देखे ही नहीं, बस छूने का मौका मिला वहाँ जी। बेटे के सम्मान का, और बस उतना ही। मैं तो चाह रही थी कि वो एक बार कि मैं खोल के देख लूँ कि कैसा होता है, क्योंकि वो एक बॉक्स में था, तो बस छूने का ही आपने मौका। कहा नहीं कि हम मुझे देखना है, या उन्होंने कहा नहीं? मैं 4 दिन रही, मैं इंतज़ार कर रही थी कि एक बार मेरे तरफ वो देखे भी कि ये मेरी सास है। वो देखी भी नहीं कि मैं उसकी सास हूँ। तो जब मेरे पास अफसरों की वाइफ, अफसरें जब आए हमारे पास, तो मैं बोली आप बोलिए, तो मैं उसका पैर छूती हूँ। क्या ये बनता है कि सास बहू के पास जाए बोलने के लिए, नमस्ते करने के लिए? अगर ये है तो मैं जाती हूँ, उसका पैर पड़ती हूँ और मैं ही बोलती हूँ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, उसको उसका राइट है कि आपके पास एक बार बात करे। तो मैं बोली मैं भी यही इंतज़ार कर रही हूँ कि एक बार बात तो करे, एक बार माँ को देखे तो, कि जो अपने औलाद को खोई है। वो तो अपने मम्मी पापा के साथ रह रही है, उनको उतना दर्द नहीं है जितना मुझे है। तो मैं वही सोच रही थी कि वो एक बार देखे, एक बार मुझे बात करे तो मैं बात करूं। ये 4 दिन बीत गया, वैसे ही मैं सोच रही थी वो देगी देखने के लिए, दी नहीं। तो ये दर्द निकल रहा है। और बाकी मैं नहीं चाहती थी कि ये सब हो पब्लिक में, लेकिन ये हो रहा है तो अच्छा ही है कि कम से कम उनको हमसे बात करके उनको नहीं कुछ पता चल रहा है मेरे दिल में क्या है। एक बेटा खोया है, उस परिवार के दिल में क्या है, ऐसे तो वो पता नहीं उनको चल रहा है। पर आप लोग के जरिए, थैंक यू, आप लोग के जरिए कम से कम उनके पास पहुँचे कि हमें कितना दर्द है इस बात का। वो कम से कम इस बात का रियलाइज़ करें कि कितना दर्द होता है। एक बेटा भी खोया, एक सम्मान देखने का भी मौका नहीं मिला। और क्या हम इतना बदनसीब हैं जो अपने बेटे का सम्मान भी हाथ में लेके एक बार देख नहीं सकते। ये दर्द है बहुत। कुछ नहीं चाहिए एक माँ बाप के लिए। मैं खास करके तो अपने लिए बोलूँगी,
मुझे तो मेरा अंशुमान चाहिए। मैं आज भी 19 तारीख में ही बैठी हूँ। मुझे अभी महसूस हो रहा है कि 1 साल हो गया। मैं नींद नहीं आती है तो नींद की दवाई खाती हूँ। मैं उठ जाती हूँ, अगर 12-1 बजे भी सोती हूँ तो 2:30 बजे 2 बजे नींद खुल जाती है। मैं कोशिश करती हूँ, नहीं नींद आती है तो दवाई खाती हूँ, पर मैं सो नहीं पाती हूँ। और ना ही मुझे नींद लगती है, ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे प्यास लगती है। बच्चे परेशान हैं, मम्मी जी आप कम से कम दवाई टाइम से लो। बच्चे परेशान हैं, हम हैं मम्मी जी, अंशुमान की जगह हमें। पर वो दर्द है कि उस जगह वो एक बार पूछती। पिताजी भी नहीं देख पाए? पिताजी तो छू भी नहीं पाए हैं। मेरा तो थोड़ा वो भी है कि वो जो रीत था, जो निभाया गया कि माँ को जाना है, तो मेरे हाथ से वो फोटो भी है, तो चलो संतोष है। फादर को तो छूने का भी मौका नहीं मिला, ना उन्होंने समझा। सिंह साहब, बहुत सारी जो फैमिलियां हैं जो इस तरह से पीड़ित हैं, उनकी भी अब आप आवाज़ उठा रहे हैं। एनओके का क्या सिस्टम है? जनता जो है, दर्शक जो है, वो जानना चाहते हैं उसमें कहाँ असमानता है? देखिए, असमानता जैसी बात तो मैं नहीं कहूँगा। एनओके एक सेट ऑफ प्रक्रिया है कि जब भी कोई जवान या अधिकारी इनरोल्ड होता है तो एक नेक्स्ट ऑफ किन उसका हर जगह निर्धारित होता है। तो जो अविवाहित होता है, जाहिर सी बात है, उसमें या तो माता पिता दोनों होते हैं या माँ या पिता, जो भी वो करना चाहे, तो जो एक सर्विस बुक बनती है अपना भर देता है। बाद में शादी होने के बाद जब मैरिज डिक्लेयर होता है तो उसमें अलग अलग क्लास हैं, अलग अलग सेगमेंट हैं। आपका विल है, आपकी ग्रेच्युटी है, आपकी फैमिली पेंशन है, उनका एक अलग अलग पेपर होता है। तो एक नॉर्मली एक क्लर्क टाइप करके ले जाता है और उसको लोग साइन कर देते हैं। 99 के बाद वो बदल करके जो ये हुआ था आपका आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, वो 67-33% किया गया था। तो जो एनओके शब्द है अपने आप में एक बड़ा व्यापक शब्द है। तो यही एक ऐसा शब्द है जो हमारे निर्धारित प्रक्रिया में, मापदंड में सबके हाथ बांध देता है। तो इसको जरा एक ट्रांसपेरेंट फोरम में कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म की ज़रूरत है कि अगर एक पत्नी है और वो अकेली है और वो घर छोड़ के जाती है और वो पिता या माता जो किसी काबिल नहीं हैं और उस अधिकारी या उस जवान के और छोटे छोटे भाई बहन हैं, तो फिर वो कैसे जिएंगे? किसी के पास ज़मीन है कि नहीं है? पत्नी तो अपनी ज़िंदगी मान लीजिए कल को जाके शादी करके आगे भी बढ़ जाएगी। माता पिता क्या करेंगे? मैं लखनऊ में जानता हूँ ऐसे 2 लोगों को जो कि बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। मैं ऑन द कैमरा टीवी पे ला सकता हूँ उनको। और उनकी बहू यहाँ कार से घूम रही हैं, जबकि उनके एक ही बेटे थे और उन्होंने अपनी ज़मीन बेच करके लड़के को पढ़ाया था और फौज में भर्ती कराया और वो शहीद हो गए थे। तो इन सब दर्द को ले करके और जो एनओके की प्रक्रिया है, इसमें एक ट्रांसपेरेंट फोरम पे डिस्कशन के बाद और एक आप ये कहें कंस्ट्रक्टिव रिफॉर्म की ज़रूरत है कि हर आदमी की ज़रूरत को, आवश्यकताओं को और बुनियादी स्ट्रक्चर को देखते हुए और एक रेशनल तरीके से इसको करना चाहिए, जो कि एक आदर्श परिस्थिति में और एक प्रतिकूल परिस्थिति में सबको स्वीकार्य हो।